दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। कॉम्पोजिशन स्कीम का 6th वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। इसके पहले मैंने 5 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर के पिछले वाले जितने भी वीडियोज हैं वो वहां पर देख सकते हो। अब देखिए, जो एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में जितने भी टैक्स रेट होते हैं उनके बारे में बताया था। तो वहां पर हमने ये देखा था कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके लिए हम बोलते हैं कि वो टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 0.5%, या फिर अगर ओवरऑल ले लेते हैं इसको तो होता है 1% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 1% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहीं पर जब मैंने स्टार्टिंग करी थी कॉम्पोजिशन स्कीम की तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम होता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो स्टार्टिंग में मैंने बात करी एग्रीगेट टर्नओवर की, और जब हमने टैक्स रेट की बात करी तो बात करी हमने 1% और इसकी टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की। तो ये डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जब बात आती है कि एलिजिबिलिटी डिसाइड करने की कि आप एलिजिबल हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए या फिर नहीं हो, तो फिर हम देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, जब भी एलिजिबिलिटी की बात आएगी कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो तो बात आएगी एग्रीगेट टर्नओवर की, तब हम वहां पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे। और जब बात आएगी कि आपको टैक्स कितना पे करना है क्वार्टरली बेसिस पे, जो टर्नओवर आपने किया है उस पे कितना टैक्स आपको पे करना है, तो उसके अंदर हम लोग लेते हैं टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तभी मैंने आपसे कहा कि जो जीएसटी का पेमेंट हो रहा होता है, जो कॉम्पोजिशन डीलर पेमेंट करता है जीएसटी का, तो वो पे करता है 1%, 5%, 6% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर में क्या क्या आइटम आते हैं, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर भी क्या क्या आइटम आएंगे। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, मतलब ये ओवरऑल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एग्रीगेट टर्नओवर का वो यहाँ पर हमको दिया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर सिंपल लैंग्वेज में आपने पैन इंडिया बेसिस पे, मतलब अगर मैं मान लीजिए एक पर्सन हूँ, मेरे कई सारे बिजनेसेस हैं, तो मेरे हर एक बिजनेस चाहे दिल्ली में हो, चाहे एमपी में हो, चाहे यूपी में हो, कहीं पर भी हो, तो मेरे पैन से जितने भी बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं उन सबका टोटल एग्रीगेट जो टर्नओवर होता है उसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब उन सबके टर्नओवर को हम लोग टोटल कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या? एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर में क्या क्या आइटम आएंगे? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता है कि आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जो आप सेल कर रहे हो, जो आप सप्लाई कर रहे हो, वो तो आपका आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूड हम क्या क्या चीजें करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में ये जानना इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्या क्या हम एक्सक्लूड करेंगे ये भी जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंक्लूड में आपको पता है कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज का मतलब जो भी आपने सप्लाई किया है, जो भी आपने बेचा है, ठीक है, तो ये आउटवर्ड सप्लाईज होती हैं, तो ये आप लोगे। और आउटवर्ड सप्लाई के अंदर में कौन कौन सी सप्लाईज आप लोगे? तो आप लोगे टैक्सेबल सप्लाई, आप लोगे एग्जाम सप्लाई जिसके अंदर के नील रेटेड सप्लाई भी आपका आ जाएगा। साथ में आप लोगे एक्सपोर्ट, जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसको भी आप जोड़ दो, मतलब आपने टैक्सेबल सप्लाई जितनी करी उसको जोड़ो, जो आपने एग्जाम सप्लाईज करी उनको जोड़ो, जो आपने एक्सपोर्ट किया है उनको जोड़ो, जो आपने इंटर स्टेट सप्लाई किया है उसको भी जोड़ो। ठीक है, क्या क्या आपको एक्सक्लूड कर देना है, क्या क्या आपको नहीं लेना है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सपोज आपने 10,000 रुपए का सामान यहाँ पे बेचा था, आपने सप्लाई 10,000 रुपए की करी थी, जिसमें से 12% अगर जीएसटी था, ठीक है, 12% वहां पर जीएसटी था, तो 10,000 का अगर 12% आप देखोगे तो ये निकलेगा 1,200 रुपए। इसी के अंदर मान लेते हैं कि इंक्लूडेड थी वो वैल्यू, तो 10,000 का अगर आपने सामान बेचा जिसमें से 12% जीएसटी आपने कलेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर हम जब आउटवर्ड सप्लाई आपकी ले रहे होंगे तो ये आउटवर्ड सप्लाई हम 10,000 नहीं लेंगे, ये हम कितनी लेंगे? 8,800 रुपए लेंगे, क्योंकि आपकी एक्चुअल सप्लाई इतनी ही है। 1,200 रुपए अगर आप देखो तो ये टोटल करके 10,000 रुपए, ये 1,200 रुपए आपका क्या था? ये आपका जीएसटी था। तो जीएसटी जितना भी आपने कलेक्ट किया है वो हमारा सप्लाई का पार्ट नहीं होता, वो हमारे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होता। दूसरा, इसमें अगर आप देखो तो यहां पर बोले वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने कई बार आपको बता दी, इसलिए बार बार आपको नहीं बता रहा हूं। यहां पर क्या है कि इनवर्ट सप्लाई जो भी मैंने रिसीव करी है, जिसमें कि मैंने आरसीएम के अंडर में जीएसटी का पेमेंट किया होगा, तो जो भी मैंने इनवर्ट सप्लाई रिसीव करी जिसपे मैंने जीएसटी का पेमेंट कर दिया अंडर आरसीएम, वो इनवर्ट सप्लाई भी मैं इंक्लूड नहीं करूंगा, मतलब एक्सक्लूड कर दूंगा एग्रीगेट टर्नओवर से।
तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपको समझ में आ गया कि क्या क्या आइटम आते हैं, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट, और क्या क्या नहीं आता, सीजीएसटी नहीं आता, और साथ में क्या नहीं आएगा आपका जो भी इनवर्ट सप्लाई पे आपने आरसीएम के अंडर में जीएसटी का पेमेंट किया है। और ये जो आपका होगा, ये जितनी भी सप्लाई आपकी होगी वो होगी ऑफ द पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सिंपल ये चीज है कि जितना भी आपके पूरे इंडिया में बिजनेसेस हैं जो आपने सेम पैन से रजिस्टर करवाए हुए हैं, उन सबके टर्नओवर को ही हम लोग यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर जो कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, ज्यादा इसमें नहीं होते। देखिए, अंडर कॉम्पोजिशन scheme while computing the threshold limit in the preceding financial year for determining eligibility। ठीक है, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा और वो किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। तो एग्रीगेट टर्नओवर हमको तो पता है कि कितना होना चाहिए, 1.5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए या 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। और ये एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, जो हमने पीछे देखा ये सारा तो रहेगा ही रहेगा, कुछ चीजें इसमें और ऐड कर दी गई हैं और वो हम लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। अब देखें, इंक्लूड में अगर आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई वही सेम है, टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो ठीक है, एग्जाम सप्लाईज आप कर रहे हो ये भी हम लेंगे, जिसमें कि इंक्लूडिंग आपका न्यू रिलेटेड सप्लाई भी आ जाता है। एक्सपोर्ट अगर आपने किया है तो भी हम उसको ले लेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई आपने किया है तो भी हम उसको ले लेंगे। अभी 1 मिनट के लिए रुक जाइए, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये चीजें अभी आपके लिए स्टार मैंने इसलिए बनाई कि अभी एक पॉइंट आपको इसमें बताऊंगा मैं। एक्सक्लूड में क्या क्या है, एक्सक्लूड में आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और वही सेज क्या आपका नहीं लेना। दूसरा आपका हो जाता है वही वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसके बाद तीसरा यहाँ पर आता है हमारा वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स और एडवांसेज इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ये क्या होता है, मान लीजिए कि मेरा बिजनेस था, मेरे पास में जो भी पैसा पड़ा था वो मैंने एक बैंक अकाउंट में रखवा दिया। अब अगर मैंने वो पैसा बैंक में जमा किया है तो बैंक मुझे उस पर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अगर आप मेरे नजरिए से देखो तो वो मेरे लिए तो चलिए वो हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गई, लेकिन बैंक के लिए अगर देखा जाए तो बैंक के लिए उन्होंने एक तरीके की सप्लाई रिसीव करी, और या फिर दूसरे शब्दों में अगर इसको बोला जाए तो मैंने यहाँ पर बैंक को अपने फंड्स यूज करने के लिए दिया है, यानी कि मैंने एक तरीके की उनको सर्विस अपनी सप्लाई करी है, यानी कि मैंने अपना पैसा उनके पास में रखा। तो ये एक तरीके की क्या है, ये भी एक तरीके की सप्लाई यहाँ पर होती है। और ये जो सप्लाई होती है ये होती है एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, जो भी आप अपना बैंक में पैसा रख रहे हो वो एक तरीके की क्या होती है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर में आता है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज, आपने कोई भी अगर एग्जाम सप्लाई करी है सर्विसेज की, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम एग्जाम सप्लाईज इंक्लूड कर रहे थे जिसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आ रहे थे, यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दिया जिनमें हमने इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट कहीं से भी अगर रिसीव किया है। तो सिंपल है, आपने कोई भी अगर इंटरेस्ट या डिपॉजिट पे अगर कोई भी आपने एग्जाम सप्लाई करी हुई है तो वो भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 3 चीजें हो गई यहाँ पर, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी जितने भी टैक्सेस हैं वो, दूसरा आरसीएम के अंडर में जो आपने इनवर्ट सप्लाई रिसीव करी वो आप एक्सक्लूड करोगे, तीसरा आप एक्सक्लूड करोगे जो भी आपने एग्जाम सप्लाई की है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, डिपॉजिट, और जो अगर आपने कोई एफडी वगैरह करवाई है तो वो, तो उन सबको आप यहाँ पर एक्सक्लूड कर दोगे अगर आप अपना एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहां पर आपका सिर्फ 2 ही आइटम आपने एक्सक्लूड किए थे, यहां पर आपने एक और आइटम को एक्सक्लूड कर दिया, वो है ये। अभी तक हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका वही हो जाता है ऑफ द पर्सन हैविंग सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने आपके लिए स्टार बनाया था, इसका मतलब क्या था, यहाँ पर स्टार का मतलब ये है कि एग्रीगेट टर्नओवर की आपकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की हम लिमिट तो चेक करेंगे और उस लिमिट में हम एक्सपोर्ट भी इंक्लूड कर देंगे और इंटर स्टेट सप्लाईज भी इंक्लूड कर देंगे। बड़े मजे से हमने इंक्लूड कर दिया। लेकिन अगर आपने गलती से भी इंटर स्टेट सप्लाई कर दी है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो चाहे कोई भी हो, अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी तो फिर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए इन एलिजिबल हो जाते हो। आप बात समझ में आई, आपका एग्रीगेट टर्नओवर में जब हम लिमिट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लिमिट डिसाइड कर रहे हैं तो वहां पर हमने टैक्सेबल भी लिया, एग्जेम्प्ट भी लिया, एक्सपोर्ट्स भी लिए और इंटर स्टेट सप्लाईज भी ले ली। लेकिन गलती से भी अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई यहाँ पर कर रखी है
तो फिर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ रुपए से कम भी होगा तो भी हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में वहां पर रजिस्टर नहीं करने देंगे। मतलब ये गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया, तो इंक्लूड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कर दिया तो फिर आप इन एलिजिबल हो जाते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। अभी आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन में आप देखोगे वहां पर आपको इंटर स्टेट सप्लाई भी दिया रहेगा, आप कहोगे कि एग्रीगेट टर्नओवर में तो हमने इंक्लूड करते हैं इसको, और इसकी लिमिट क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो पर्सन इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, आप फट से वहां पर लिख करके चले होगे। लेकिन अगर उसकी लिमिट कम भी है और अगर उसने इंटर स्टेट सप्लाई किया है तो वो तुरंत के तुरंत वहीं पर इन एलिजिबल हो जाता है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर आप किस तरीके से निकालते हो। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टर्नओवर इन द स्टेट क्या होता है। आपने एग्रीगेट टर्नओवर समझ लिया क्या होता है, ठीक है, ये नॉर्मली होता है, और अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में देख रहे हो तो आपका इस तरीके से आप एग्रीगेट टर्नओवर को कंप्यूट करते हो। टर्नओवर इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी क्या होगा, जिसपे कि हमको क्या करना है, अपना टैक्स का पेमेंट करना है। जो 1%, 5%, 6% की बात हम कर रहे थे, वो एक उस पे टर्नओवर इन द स्टेट पे कर रहे थे। तो इस टर्नओवर इन द स्टेट में क्या क्या आइटम आएंगे, तो सिंपल है, जो हमने एग्रीगेट टर्नओवर में देखा उसमें भी सेम यही आता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंक्लूड में आपका आ रहा है वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, और आउटवर्ड सप्लाईज में आपके पास में टैक्सेबल सप्लाईज है और एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी है। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं है और इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो तो फिर आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते और ना आप वहां पर इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई में दो ही आइटम लेंगे, जिसमें कि एक तो हमारा वो आ जाएगा टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा यहाँ पर एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आ जाएगा, लेकिन नील रेटेड सप्लाई भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले देखा था इंक्लूडिंग नील रेटेड सप्लाई, तो इंक्लूडिंग नील रेटेड सप्लाई भी आपका यहाँ पर भी रहेगा। इसके बाद अगर बात करें एक्सक्लूड की, क्या क्या एक्सक्लूड करोगे आप, तो एक्सक्लूड में आपका वही सेम चीज सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ये रहेगा, और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये आपका रहेगा। तीसरा आपका वही सेम चीज, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन डिपॉजिट्स एडवांसेज इन सो फार द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बाय इन इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद एक और आइटम आ गया नया, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, supplies from first day, supplies from the first day of the April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration under this act। ये इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोला कि ये जो आइटम आपको बोले जा रहे हैं इंक्लूड करो, और ये जो हम बोल रहे हैं एक्सक्लूड करो। एक्सक्लूड में बाकी सब तो सेम है, एक चीज इन्होंने और नहीं डाल दी, सप्लाईज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसको समझते हैं यहाँ पे। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने अपना बिजनेस इसी फाइनेंशियल ईयर में जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो ले लेते हैं कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 22 को मैंने अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और मैं अपना बिजनेस आराम से कर रहा हूँ। यहाँ पर आ गया 30 जून, 30 जून 22, तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच में मैंने 40 लाख रुपए का टर्नओवर कर दिया, मैंने 40 लाख रुपए की सप्लाई कर दी। तो अब आपको पता है कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपीज को एक्सीड कर जाता है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पर लायबल आप हो जाते हो और आपको करवा लेना चाहिए। तो यहाँ पर 1 अप्रैल को जब मैंने स्टार्ट किया तब तो मैं रजिस्टर्ड था नहीं। 30 जून को जब मेरा 40 लाख रुपए पूरा हुआ तब मुझे पता चला कि अब मुझे रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, क्योंकि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर अभी भी 1.5 करोड़ रुपए से कम था, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा लूं या तो मैं फिर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लूं। मैंने क्या किया, मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, इसको मैंने चूज कर लिया। अब यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक, 30 सितंबर 22 तक मैंने मान लीजिए यहाँ पर 30 लाख रुपए का टर्नओवर किया। अब जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया यहाँ पर 1 जुलाई को मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, क्या मुझे ये 40 लाख रुपए पर भी टैक्स देना पड़ेगा? 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपए था, और 40 लाख रुपए जब एक्सीड हो गया तो मुझे रजिस्ट्रेशन की बात आई, तो मैंने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो जब मैंने रजिस्टर करवा लिया तो क्या मुझे इस 40 लाख रुपए पर भी जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा? तो आंसर इज नो, इस पर पेमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको ये उसमें टर्नओवर इन द स्टेट में जो आपका परसेंटेज बनता है उसमें हम बोलते हैं टर्नओवर इन द स्टेट। तो टर्नओवर इन द स्टेट में इसको हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया। होता ना सप्लाईज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि हम ये 40 लाख रुपए को अपने टर्नओवर इन द स्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद 30 लाख रुपए जो होगा इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे और इसी पे हम लोग अपना जीएसटी का पेमेंट करेंगे।
अब इसके आगे मान लीजिए कि और एक्सीड करता जाता है, तो जैसे ही यहाँ पर 1.5 करोड़ को एक्सीड हो जाएगी लिमिट, वहां पर हमारा कॉम्पोजिशन स्कीम का पार्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हमको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा के नॉर्मल रेट पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपसे यहाँ पर यही चीज बोली जा रही है, supplies from the first day of the April, supplies from first day of April of a financial year up to the date when such person becomes liable for registration। तो मतलब जब तक वो लाइबल नहीं होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तब तक का जितना भी उसका टर्नओवर है, जब तक वो लाइबल नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, तब तक उसका जितना भी टर्नओवर है वो आप एक्सक्लूड कर दोगे, मतलब उस पर आपको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना है। लेकिन यहीं पर बात आती है हमारे एग्रीगेट टर्नओवर की। अभी मैंने आपको बताया कि 40 लाख रुपए पे आप नहीं लोगे, दूसरे महीने में मैंने 30 लाख रुपए किया था, उसके बाद हो सकता है मैंने कुछ और यहाँ पर अमाउंट किया हो, तो ये जो 40 लाख रुपए है ये हम लोग टर्नओवर इन द स्टेट में तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो 1.5 सीआर वाली हमारी एलिजिबिलिटी वाला वो था एग्रीगेट टर्नओवर वाला, उसमें हम इसको जरूर इंक्लूड करेंगे। अब बात समझो, जो 40 लाख रुपए वाली मेरी रजिस्ट्रेशन की लिमिट थी उसको मैंने टर्नओवर इन द स्टेट में इंक्लूड नहीं किया, उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन जब मैं अपनी ओवरऑल लिमिट निकाल रहा हूँ ये देखने के लिए कि क्या मैं अभी भी एलिजिबल हूँ, क्योंकि हमने बात ये करी थी कि आप करंट फाइनेंशियल ईयर में अपना जीएसटी का पेमेंट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम तभी तक कर सकते हो जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है 1.5 करोड़ रुपए को। तो यहां पर जब हम इसकी बात करेंगे 1.5 करोड़ रुपए की, तो उस 1.5 करोड़ रुपए में हमारा ये 40 लाख रुपए भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बात आप समझ गए। दूसरी बात, यहां पर जो ये सप्लाईज फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन में ही आपकी रहेगी। इसके बाद जब दूसरा फाइनेंशियल ईयर आएगा, जैसे मान लीजिए कि 23 से 24 वाला फाइनेंशियल ईयर आया, अब इसमें इस पॉइंट का रेलेवेंस नहीं रह जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में। तो अब वो 40 लाख और 20 लाख वाली लिमिट का क्या मतलब। तो ये जो यहां पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसका रेलेवेंस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन में रहेगा जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। एक बार आप रजिस्टर हो गए कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में, तो फिर टर्नओवर इन द स्टेट में हम इसको भी हटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि क्या होता है हमारा टर्नओवर इन द स्टेट। अब देखिए यहां पर टर्नओवर इन द स्टेट की जो हमने बात करी, ये मैन्युफैक्चरर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए। जब ट्रेडर की बात आती है तो यहां पर फिर से थोड़ा चेंज हो जाता है। अभी मैं सबमिट करा दूंगा, परेशान ना होइए। जब आप टर्नओवर इन द स्टेट की बात करते हो इन केस ऑफ अ ट्रेडर, जैसे ट्रेडर में हमने देखा था ना, मैंने आपको वहां पर जब इसके जीएसटी के रेट हमने डिस्कस किए थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 0.5% या फिर इसको हटाते थे 1% ओवरऑल रहता है। मैन्युफैक्चरर के केस में 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट रहता है। लेकिन यहीं पर जब हम ट्रेडर की बात करते हैं तो ट्रेडर के केस में 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी होता है। आप जाकर के देख लेना वीडियो, आपको पता चलेगा। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि जब हम ट्रेडर की बात करेंगे तो यहां पर हमने एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी इंक्लूड किया था जब हम मैन्युफैक्चरर को ले रहे थे। लेकिन जब हम ट्रेडर को लेंगे तो वहां पर हम एग्जेम्प्ट सप्लाईज को हटा देंगे, बाकी सारा आइटम हमारा यहाँ पर एक्सक्लूड में सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाई यहाँ पर गायब कर देंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई को ही लेंगे। एक बार इसको सम कर देता हूं मैं यहाँ पर। देखें, एग्रीगेट टर्नओवर में ओवरऑल में बात करिए कि टैक्सेबल सप्लाई भी आता है, एग्जाम सप्लाईज भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है और इंटर स्टेट भी आता है। क्या नहीं आता है, टैक्स नहीं आता है, और आपका जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई रिसीव करी जिसमें आपने आरसीएम के अंडर में पेमेंट किया है। इसके बाद जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो सारा कुछ हमारा इंक्लूड वाला सेम है। एक्सक्लूड वाले में सिर्फ हमने क्या एक्सक्लूड कर दिया, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, जो हमने सप्लाईज दी थी इनके इन द फॉर्म ऑफ एडवांसेस और लोन, वो हमने इसको एक्सक्लूड कर देंगे। इसके बाद जब बात आती है एग्रीगेट टर्नओवर या फिर टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, तो उसमें टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई आएगी, एक्सपोर्ट और इंटर स्टेट सप्लाई हम नहीं लेंगे। और इसमें एक्सक्लूड वाले पार्ट में भी 3 आइटम हमारे सेम रहेंगे। एक और चीज आ जाएगी फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल वाली, जो आपकी रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है, और ये सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन में ही एप्लीकेबल होगी। इसके बाद अगर ट्रेडर की हम बात करें तो ट्रेडर के केस में टर्नओवर इन द स्टेट में सब कुछ सेम रहेगा जैसे मैन्युफैक्चरर का रहता है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सप्लाई यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि इसके केस में हम लोग टैक्सेबल सप्लाईज की ही बात करते हैं इन टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के केस में। अब यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उससे आपको थोड़ी और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन द स्टेट क्या होता है। देखिए,
क्वेश्चन 1 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर ए इज अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मिस्टर ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है एंड वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, हिज टर्न ओवर फ्रॉम वेरियस सप्लाईज आर एज अंडर। तो इन्होंने बोला कि उनकी सप्लाई जो है वो इस तरीके से आपको दी गई है और ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 21 से लेकर के 22, और करंट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा हमारा 22 टू 23। खैर ये हमारे उसमें रेलिवेंट अभी नहीं है, हम लोगों को बस ये देखना है कि इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो है वो 1.5 करोड़ से कम है या फिर नहीं है। यहां पर आपको बोला जा रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, फॉरवर्ड वही नॉर्मल चार्ज जो होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है और ये टैक्सेबल सप्लाईज है। दूसरा यहां पर बोल रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट अ नील रेट, ठीक है, जीरो रेट, तो आपका जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है वो भी इन्होंने करी है, वो भी इंट्रा स्टेट यहाँ पर है। तीसरा इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज कुछ भी नहीं करी इन्होंने, छोड़ देते हैं इसको। चौथा इन्होंने इन्वर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम भी कुछ करी है, ठीक है, तो आरसीएम के अंडर भी इन्होंने कुछ सप्लाईज रिसीव करी है, तो वो 35 लाख है जिसपे इन्होंने आरसीएम के अंडर जीएसटी का पेमेंट किया होगा। फिफ्थ यहाँ पर बोल रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, यानी कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर में लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इंट्रा स्टेट सप्लाई आएगी, बिल्कुल आएगी, तो ये 50 लाख रुपए ये हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। दूसरा इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर चार्जेबल टू टैक्स एट नील रेट, तो मैंने आपको जब बताया था कि एग्जाम सप्लाईज आपकी आती है एग्रीगेट टर्नओवर में, तो वहां पर नील रेटेड सप्लाई भी था, तो इसका मतलब ये भी सप्लाई हमारी इंक्लूड की जाएगी, यानी कि 30 लाख रुपए, तो इसको भी आप इंक्लूड करो तो 30 लाख रुपए हो गया। तीसरा यहां पर हमको दिया था इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, तो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई इन्होंने कुछ की ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे। इनवर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम, इनवर्ट सप्लाई हमारा इंक्लूड में था कि एक्सक्लूड में था, इनवर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम आपका एक्सक्लूड में था, इसीलिए आप इसको छोड़ दो, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। एक्सक्लूड का मतलब ये नहीं कि आप माइनस करने बैठे हो, आपको वहां पर उसको इंक्लूड ही नहीं करना है। इसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो एग्जाम सप्लाईज तो आती है हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में, तो यानी कि ये भी हम लोग लेंगे इसमें। तो 50 और 30 80 और 40, यानी कि टोटल कितना हो गया 1.2 सीआर। तो 1 करोड़ 20 लाख का इनका एग्रीगेट टर्नओवर था इन द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर इनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम होता है तो आंसर आपका होगा यस, मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें बोल रहे हैं मिस्टर ए इज अ मैन्युफैक्चरर एंड वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, हिज टर्नओवर फ्रॉम वेरियस सप्लाईज आर एज अंडर। तो यहां पर क्या दिया आपको, इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, ये आपका आएगा, तो ये हम लोग लिख देते हैं 50 लाख रुपीज। दूसरा इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट, तो ये भी आता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे इंक्लूड कर देंगे यहाँ पर, 30 लाख रुपए ये हो गया। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई आएगा, बिल्कुल आएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में तो आप इसको इंक्लूड करोगे ही, तो ये 20 लाख रुपए ये भी आ जाएगा। तीसरा इनवर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम नहीं आएगा। चौथा इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, बिल्कुल आएगा, 40 लाख रुपए ये आएगा। तो 50 और 30 80 और ये 20, 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 1.4 सीआर। 1.5 करोड़ से कम है क्या रजिस्टर ये कर सकते हैं? अब अगर आप लिमिट देख करके बोलोगे तो आप कहोगे कि हाँ ये रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पर इन्होंने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई भी करी हुई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि एग्रीगेट टर्नओवर में हम लोग ऐड तो कर देते हैं इसको, लेकिन अगर आपने गलती से भी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर दी तो फिर आप इन एलिजिबल हो जाते हो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। तो यहां पर आपका आंसर होगा कि इनका एग्रीगेट टर्नओवर चाहे कितना भी कम हो, दो हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज विद इन द लिमिट ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, बट ही हैज मेड सर्टेन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, तो इसीलिए ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आपका आंसर हो जाएगा नो, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके बाद क्वेश्चन 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर इज अ मैन्युफैक्चरर एंड वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, हिज टर्नओवर फ्रॉम वेरियस सप्लाईज आर एज अंडर, वही सेम क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, तो इंट्रा स्टेट ये सप्लाईज हमारा आता है, इसको हम लोग इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड अंडर मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट, तो ये भी हमारा आता है, तो इसको भी इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई इन्होंने की नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आरसीएम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे ऐसे ही। इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी बिल्कुल लेंगे, 40 लाख रुपए ये भी हमारा आ जाएगा।
इंटरेस्ट अर्नड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद द बैंक, अगर आपने अपनी कोई भी तरीके का लोन या फिर एडवांसेस का आपने सर्विस अप्लाई करी है और उसके बदले में आपने इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट किसी तरीके का अगर रिसीव किया है, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। ये मैंने आपसे बताया था ना, ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया, ये देखें, ये था ना हमारा वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ सर्विसेज विच आर बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन डिपॉजिट एडवांसेस, ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लूड होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब देखिए कितना हो रहा है, 50, 30, 80 और 40, 1.2 CR। तो क्या ये एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, क्योंकि इनका 1.5 करोड़ से ये जो एग्रीगेट टर्नओवर था ये भी कम है, और साथ में इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं करी है, तो इसलिए बिल्कुल बिंदास अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर इज अ ट्रेडर एंड वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, हिज टर्नओवर फ्रॉम वेरियस सप्लाईज आर एज अंडर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस बिल्कुल इंक्लूड करेंगे 50 लाख रुपीज। इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट निल रेट, ये भी इंक्लूड करेंगे, 30 लाख रुपए ये आपका आ गया। उसके बाद इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज 20 लाख रुपए, ये भी लेंगे बिल्कुल। इनवर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम, इसको नहीं लेंगे। इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर होली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो ये भी हम लोग लेंगे 40 लाख रुपीज। टोटल देखिए कितना हो रहा है, 50, 30, 80 और ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 1.4 CR। 1.4 CR यहाँ पर इनका आ रहा है, क्योंकि इनका 1.5 CR से कम है, तो क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में रजिस्टर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई भी की हुई है। अगर इन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई ना की होती तो फिर हम ये बोल सकते थे कि ये एलिजिबल हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब एक चीज का और ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी ली हैं, तो चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो, उनका एग्रीगेट टर्नओवर सेम तरीके से निकलता है। एग्रीगेट टर्नओवर जब आप निकाल रहे होगे एलिजिबिलिटी उसको डिसाइड करने के लिए, तो फिर दोनों का तरीका सेम है, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर अदर सर्विसेज प्रोवाइडर हो, सबका सेम होता है। टर्नओवर इन द स्टेट, यानी कि जब हम टैक्स पेबल की बात करेंगे कि कितना टैक्स पे करना है, और उसके लिए हम जब टर्नओवर निकाल रहे होंगे, तो उस टर्नओवर में से चुपके से हम लोग एग्जेम्प्टेड सप्लाई को बाहर कर देंगे अगर वो ट्रेडर है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ट्रेडर थे, तो हमने यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए सब कुछ लिया, लेकिन जब हम टैक्स का अमाउंट निकाल होंगे तब यहाँ पर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज को हटा देंगे। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन, जहां पर ये बोल रहे हैं मिस्टर इज अ मैन्युफैक्चरर एंड वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, हिज टर्नओवर फ्रॉम वेरियस सप्लाईज आर एज अंडर, जिसमें बोल रहे हैं ये इनका फाइनेंशियल ईयर ये प्रीसीडिंग हो गया। अब देखते हैं कि ये एलिजिबल है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, तो ये 50 लाख रुपीज हमारा बिल्कुल आएगा। उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट निल रेट, तो ये भी बिल्कुल आएगा। इनवर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम, ये नहीं आएगा। और इंट्रा स्टेट सप्लाईज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ये भी आ जाएगा। तो इनका टर्नओवर अगर आप देखें तो कितना है, 50 और 30, यानी कि 80 लाख, 80 लाख और 40 लाख, कितना हो गया, 1.2 CR। तो 1.2 CR इनका एग्रीगेट टर्नओवर था इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हेंस ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब एलिजिबल हो गए, तो अब एलिजिबल जब होगा तो यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 22 से लेकर के 23 में ये जीएसटी का पेमेंट करेंगे कॉम्पोजिशन टैक्स रेट के हिसाब से। तो फर्स्ट क्वार्टर का जो आप निकाल रहोगे, अब देखिए यहाँ पर मैं टैक्स रेट आपको कैलकुलेट करके नहीं बताने वाला हूँ, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पर हम लोग टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि कब तक के एलिजिबल होता है या किस तरीके से एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर हैं, तो फिर हम जब एग्रीगेट टर्नओवर इनका निकालिए, सॉरी टर्नओवर इन द स्टेट निकाले होंगे ताकि हम लोग टैक्स कंप्यूट कर सकें, तो उसमें फर्स्ट क्वार्टर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर में दिया है इंट्रा स्टेट सप्लाईज मेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, इसको आप इंक्लूड करोगे जब आप टर्न ओवर इन द स्टेट निकालोगे, जिसपे आपको टैक्स का पेमेंट करना है, वो 1%, 5% ऑफ द टर्न ओवर इन द स्टेट, ऑफ द टैक्सेबल टर्न ओवर इन द स्टेट, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इंट्रा स्टेट सप्लाईज विच आर मेड अंडर जीएसटी एट निल रेट, तो ये भी आप लेते हो क्योंकि मैन्युफैक्चरर है, अगर ये ट्रेडर होता तो फिर हम ना लेते। इनवर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम, ये आप नहीं लोगे, ये तो किसी केस में नहीं आएगा, चाहे एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें चाहे टर्नओवर इन द स्टेट की बात करें। इंट्रा स्टेट सप्लाईज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ये भी बिल्कुल आएगा, यानी कि इनका अगर आप टर्नओवर देखो, टर्नओवर इन द स्टेट तो क्या है, 15 और 20, 15 और 20 35, 35 और 30, कितना हो गया, 65 लाख रुपीज। तो 65 लाख रुपीज पे ये अपना जीएसटी का पेमेंट
करेंगे। जो 1% का इनका होता है वो जीएसटी का पेमेंट ये 1% का इस 65 लाख रुपीज पे करेंगे फर्स्ट क्वार्टर के लिए। सेकंड क्वार्टर में चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वार्टर में इन्होंने इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल सप्लाई करी 10 लाख रुपए, ये इंक्लूड होगा। और उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट रेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी है 20 लाख रुपए की, ये भी हमारा इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर इनका ये टोटल बना है 30 लाख रुपए। ये हो गया 30 लाख रुपए। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्वार्टर की, तो थर्ड क्वार्टर में यहाँ पर 20 लाख रुपए है जो कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल सप्लाई करी है। 15 लाख रुपए की इन्होंने नील रेटेड सप्लाई करी है और 20 लाख रुपए की इन्होंने एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी है। तो टोटल इनका बन रहा है यहाँ पर 20 और 20 40 और ये 55 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया 55 लाख रुपए। वो 30 था वो मैंने चेंज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर टोटल आपको दिखाना था कि किस तरीके से कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर फेंका जाता है। अब यहाँ पर देखिए, फोर्थ क्वार्टर की बात आती है, उसके पहले यहाँ पर क्या हुआ, 65 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर किया, 30 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर किया और 55 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर किया। तो अगर आप यहाँ से फर्स्ट क्वार्टर से लेकर के थर्ड क्वार्टर तक का टोटल करें, यानी कि 65 30, ये हो गया हमारा 95 और ये 55, कितना हो गया 1.5 सीआर। तो करेंट फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर तक इन्होंने 1.5 सीआर अपना कंप्लीट कर लिया है। तो अब अगर इन्होंने 1.5 सीआर अपना कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब अब ये क्या हो गए, अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है और इनको क्या करना पड़ेगा, अपना ऑप्ट आउट करना पड़ेगा इस स्कीम से और अपना नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वहां पर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वार्टर में आराम से अपना पेमेंट कर सकते हैं जीएसटी का कॉम्पोजिशन टैक्स रेट के हिसाब से। लेकिन जब फोर्थ क्वार्टर की बात आएगी तो फोर्थ क्वार्टर में इनको अपना पेमेंट करना पड़ेगा उसके जो अपना नॉर्मल रेट होता है 5 12 18 28, उसके अकॉर्डिंग इनको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं मैन्युफैक्चरर का। अब अगर बात करें ट्रेडर की, तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 में आप देखोगे तो यहाँ पर बोले मिस्टर ए इज अ ट्रेडर एंड वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। हिज टर्नओवर फ्रॉम वेरियस सप्लाईज आर एज अंडर। जहां पर आपका सबसे पहले तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, तो एग्रीगेट टर्नओवर हम सेम उसी तरीके से निकालते हैं। 50 लाख रुपए ये ऐड होगा जो उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्सेबल सप्लाई करी है, 30 लाख रुपए ये होगा, क्योंकि ट्रेडर के केस में कोई भी अलग नहीं होता है जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो। तो आरसीएम में जो इन्होंने किया उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये जो इन्होंने इंट्रा स्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई करा है तो ये भी हमारा इंक्लूड इसमें हो जाएगा। तो 50 30 80 और 40 यानी कि 1.2 सीआर। तो सेम वही वाला पिछले वाला केस है, तो ये भी 1.2 सीआर है, इसका मतलब ये भी एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। अब बात आती है फर्स्ट क्वार्टर में, जब हम इनका ये एग्रीगेट टर्नओवर निकाले होंगे तो वो किस तरीके से निकालेंगे। फर्स्ट यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई करी है तो ये हमारा इंक्लूड होगा, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग जीएसटी के पेमेंट की बात करें तो 15 लाख रुपए इन्होंने टैक्सेबल सप्लाई करी है, ये इंक्लूड करेंगे। 20 लाख रुपए की इन्होंने नील रेटेड सप्लाई करी है। आपको याद होगा इसके ट्रेडर के केस में सिर्फ और सिर्फ जो टर्नओवर इन द स्टेट की बात होती है वो टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट होता है, टैक्सेबल सप्लाईज का टर्नओवर होता है। तो अगर इन्होंने नील रेटेड सप्लाई करी है तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद इनवर्ट सप्लाईज तो वैसे भी नहीं आता है तो इसको भी नहीं लेंगे। इसके बाद इंट्रास्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई ये भी नहीं लेंगे, यानी कि कितना हो गया 15 लाख रुपए पे इस ट्रेडर को यानी कि मिस्टर ए को पेमेंट करना पड़ेगा, किसका, जीएसटी का। इसके बाद अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें तो सेकंड क्वार्टर में इनका ये 10 लाख रुपए इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद ये सप्लाईज हमको दी नहीं है, और इसकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की बात करें तो ये भी हम लोग नहीं लेते। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 लाख रुपए हो जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए पे इनको पेमेंट करना पड़ेगा। थर्ड क्वार्टर की अगर बात करें तो थर्ड क्वार्टर में 20 लाख रुपए ये इंक्लूड किया जाएगा, 15 लाख रुपए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये है ही नहीं, और ये भी 20 लाख रुपए हमारा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि कितना हो गया 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपीज ये हो गया, यानी कि 15 लाख रुपए पे वही 1% का पेमेंट होगा, उसके बाद 10 लाख रुपए पे पेमेंट होगा 1% का, फिर 20 लाख रुपए पे पेमेंट होगा 1% का। अब यहां पर अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वार्टर से लेकर के थर्ड क्वार्टर तक क्या हमारी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट एक्सीड हुई है 1.5 करोड़ की। 15 10 25 और 20 45 45 लाख हो रहा है, तो क्या एक्सीड हुई। अरे भैया 45 लाख हमारे टर्नओवर इन द स्टेट की बात हो रही है जिसपे आप जीएसटी का पेमेंट कर रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर नहीं है ये। एग्रीगेट टर्नओवर आपका कैसे निकलता है, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए हम लोग एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी लेते हैं, तो यानी कि 15 लाख रुपए ये भी लेंगे, 20 लाख रुपए ये भी लेंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि आरसीएम वाला है, और ये 30 लाख रुपए ये भी लेंगे। तो यानी कि ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 65 लाख। एग्रीगेट टर्नओवर अलग चल रहा है, टर्नओवर इन द स्टेट अलग चल रहा है। इसके बाद 10 लाख रुपए ये लोगे आप, 20 लाख रुपए ये लोगे, यानी कि 30 लाख रुपए ये हो गए। यहाँ पर 20 लाख रुपए ये, 15 लाख रुपए ये और 20 लाख रुपए ये, यानी कि ये कितना हो गया 55 लाख रुपए हो गया। अब 65 और 30 95, 95 और 55 ये कितना हो गया 1.5 सीआर, वही पिछले वाले केस की तरह। तो यहां पर अगर एग्रीगेट टर्नओवर आप देखो तो वो एक्सीड कर गया, मतलब टर्नओवर इन द स्टेट की जब हम बात कर रहे थे तो वो तो 45 लाख रुपीज था, लेकिन हमको ये देखना है कि ये मिस्टर ए जो है ट्रेडर ये एलिजिबल है अभी भी कि नहीं है। तो उसके लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते थे, यानी कि 1.5 सीआर इनका एग्रीगेट टर्नओवर था, जो कि थर्ड क्वार्टर तक इन्होंने पूरा कर लिया। इसीलिए अब मिस्टर ए
इस कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर कर दिए जाएंगे और इनको फोर्थ क्वार्टर में अपना नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोल रहे हैं मिस्टर ए इज अ डीलर हु इज सेलिंग गुड्स विच आर लिवेबल टू जीएसटी, एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड नॉन टैक्सेबल गुड्स। हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज गुड्स विच आर लेवेबल टू जीएसटी यानी कि 55 लाख रुपए, एग्जेम्प्टेड गुड्स 10 लाख रुपए और नॉन टैक्सेबल गुड्स 15 लाख रुपए। वेदर मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। टोटल देखिए आप क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर आप निकालोगे 55 लाख प्लस 10 लाख और प्लस 15 लाख रुपए। तो 55 और 10 65, 65 और ये 15 80, 80 लाख रुपए हो रहा है। क्या ये एलिजिबल है? अरे भैया एलिजिबल कैसे होंगे, ये देखो नॉन टैक्सेबल गुड्स। मैंने आपको कंडीशंस में बताया था ना, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन वाले वीडियो में, कि अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो या फिर आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप ऐसे गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते हो विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी या विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो अगर आपने कोई भी ऐसे गुड्स सप्लाई कर दिए विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो कॉम्पोजिशन। तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो यहाँ पर आपसे यही बोला जा रहा है कि एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ सप्लाईज विच आर मेड बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सिंगल पैन। If a person is selling the goods which are not taxable under GST, then he is not eligible to opt for composition scheme. In this case, though his aggregate turnover does not exceed 1.5 CR, he is still not eligible for this scheme because he is making supply of goods which are not liable to GST. क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई कर रहे थे तो इसीलिए इनकी लिमिट चाहे कम भी हो तब भी मिस्टर ए एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। तो ये था हम लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर एंड टर्नओवर इन द स्टेट का पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे पता है मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा खींच दिया है, लेकिन ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको वहां पर हर जगह पे एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन द स्टेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक में बिल्कुल भी आप क्लियर रखो अपने आप को कि कहीं पर कोई आपको डाउट ना हो। लेकिन अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट आपके पास में, कमेंट आप करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।